जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको रीतकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है आज की वीडियो में। तो पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। ऑप्शन है 1375 ईस्वी से लेकर 1700 विक्रमी, या 1700 से लेकर 1900 विक्रमी, या 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। 1700 से लेकर 1900 विक्रमी उन्होंने क्या है इसकी समय सीमा मानी है। अगर 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी आए तो ऑप्शन आप गलत लगाइएगा, क्योंकि विक्रमी में इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये जो पूर्व मध्यकाल है ये जो है रीतिकाल का नाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, या आदि काल में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी। रीतिकाल में जो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया। अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल, श्रृंगार काल। तो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, तो उन्होंने श्रृंगार काल कहा। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है, तो उनको आचार्य कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि रीति निरूपण का क्या अर्थ है। काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। तो रीति निरूपण का जो अर्थ है वो काव्यांग निरूपण है। तो छठवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। केशव को, चिंतामणि को, मतीराम को, ग्वाल को। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी है। ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। बाकी घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, ठाकुर हो गए, ये सभी जो है रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। मतीराम है, बिहारी है, चिंतामणि है, कि भूषण है। तो रीतकाल में वीर रस में जो कविता करते थे वो भूषण करते थे। तो नवें प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही है। इनकी रचनाएं जो छत्रसाल, दशक हैं, शिवा बावनी है, ये सब क्या है, ये वीर रस प्रधान ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी माने जाते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। तो 11वें प्रश्न का जो है ऑप्शन ए जो है वो का सही है। देव जो थे वो रीतिबद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचयिता इसमें से कौन है। देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। तो भाषा भूषण जो है एक व्याकरण प्रधान ग्रंथ माना जाता है और इसके जो रचयिता हैं वो जसवंत सिंह हैं। तो 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है। पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। सेनापति जो थे वो रीतिकाल में क्या है, प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति से संबंधित रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल, सूदन, मतीराम, पद्माकर। तो
जो 14वां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। मतीराम जो थे, इनकी रचना थी ललित ललाम। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, रसलीन की, मतीराम की, पद्माकर की? तो 15वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है सही है। ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं, ये रसलीन की हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? बिहारी ने, मतीराम ने, वृंद ने, घनानंद ने? तो इनमें से आपको बिहारी सतसई मिलेगी, मतीराम की भी सतसई रचना मिलती है, वृंद की मिलती है, पर घनानंद की कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें सतसई लगा हो। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण? तो इसमें से जो है छत्र प्रकाश जो रचना है ये कवि भूषण की नहीं है। बाकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सब जो है भूषण की रचनाएं हैं और वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? भूषण है, देव हैं, सूदन है कि लाल कवि हैं? तो जो 18वां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, देव। देव की रचना है देवमाया प्रपंच। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल की, सेनापति की, लाल कवि की कि पद्माकर की? तो छत्र प्रकाश जो है वो लाल कवि की रचना है। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी। यहाँ होरी कट गई है। लला फिर अइहो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, पद्माकर की, सेनापति की? तो ये किसकी है? तो इसकी पद्माकर की रचना है। तो 20वें प्रश्न का जो है जो ऑप्शन सी है वो सही है, ये पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव की, दिशदेव की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की? तो जो भवानी विलास है ये देव की रचना है। 21वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया? तो 22वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है ये जो है रसिक प्रिया, ये जो है मतीराम की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य? तो जो रस रहस्य है ये केशवदास की रचना नहीं है। 23वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये सही है। अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? केशव के विषय में है, बिहारी के, घनानंद के, पद्माकर के? तो ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये बिहारी के बारे में कही गई है। इनका जो जन्म था वो ग्वालियर में हुआ था और इनका जो ससुराल था वो क्या था? मथुरा था। तो इसका जो है 24वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रायपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? बिहारी को, पद्माकर को, सेनापति को, मतीराम को? तो 25वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है पद्माकर, ये सही है, इनको मिला था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, देव? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी जो सही है, देव जो थे वो इटावा के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, दुष्देव? तो रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के जो रचयिता थे वो कौन थे? वो गोप थे। तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप सिंह, रघुनाथ, दूल्हा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? प्रताप शाही। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव की, मतीराम की, बिहारी की
घनानंद की। तो 29वें प्रश्न का सही जो आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 29वें प्रश्न का वो ऑप्शन सी है। ये बिहारी की रचना है, बिहारी की पंक्तियां हैं। तत्री नाद कविद्रस और सरस राग रतिरंग। इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर को, घनानंद को, केशव को, भूषण को। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। और कौन सी रचना पे कहा जाता है? इनकी रामचंद्रिका पे। और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला प्रश्न है कि त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, ग्वाल, गोप। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भूषण की पंक्तियां हैं। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि रीत मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। घनानंद जो है वो रीत मुक्त और स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ, या प्रकृति परक ग्रंथ, या महाकाव्य, या रचित काव्य। तो लक्षण ग्रंथ का जो अभिप्राय माना जाता है वो होता है काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो 33वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है ये सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह दोहा किस कवि का है? केशव का, बिहारी का, मतीराम का, ग्वाल कवि का। तो ये जो प्रसिद्ध दोहा है वो केशवदास का है। और उन्होंने ये दोहा है वो अलंकार का जो कविता में प्रयोग है, किसके बिना अधूरा है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है भानुदत्त रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथ का जो है रचना की थी। अगला प्रश्न है इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, बिहारी की, देव की। तो 36वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है बिहारी की। ये पंक्तियां बिहारी की हैं। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। इसमें आपको रीति निरूपण भी मिलेगा, चमत्कार प्रदर्शन मिलेगा, श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई भी ऐसी पंक्तियां नहीं है जो आपको रीतिकाल में मिलेंगी। इसलिए 37वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है बनन में बागन में बगरियो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? पद्माकर की, सेनापति की, ग्वाल कवि की, भिखारी दास की। तो 38वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। यह पंक्ति जो है वो किसकी है? वो सेनापति की है, क्योंकि सेनापति रीतिकाल के क्या थे? एक प्रकृति चित्रण कवि माने जाते हैं। तो उनकी पंक्तियां जो है वो प्रकृति से जो है मिलती जुलती हैं। तो इसलिए देखिए बनन में बागन में बगरियो बसंत हैं। तो इस तरह की पंक्तियां अगर आए जहाँ पे प्रकृति का चित्रण मिले आपको, तो आप सीधे जो है सेनापति को लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रतित भृंग घंटावली और झरत दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, पावस ऋतु का, बसंत ऋतु का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसमें जो है बिहारी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही है। 40वां और आखिरी प्रश्न है भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? बिहारी के लिए, घनानंद के लिए, पद्माकर के लिए, सेनापति के लिए। तो 40वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये जो पंक्ति है
वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए प्रयोग किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पंक्ति को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में रीतिकाल के 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले 40 प्रश्न रीतिकाल से संबंधित और भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।